Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav and today we are going to start the GK section for your CLAT 2027 examination. I promised you in the orientation sessions which I did a few days ago that I shall be bringing on the best quality GK content for your CLAT examination, that too in various parts. Generally you must have seen that various coaching institution launches one-shot revision videos. Although I'm not saying that they are not good, they are also doing great work, but I decided to do it in parts ताकि जितने भी topics आपके हो वो cover हो जाए. तो generally each and every month GK shall be covered in like 3-4 parts. उसके अंदर अलग अलग जो नीश एरियाज होते हैं, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, टेक हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर हो जाए एंड यू आर एबल टू डू योर सिलेबस एज क्विकली एज पॉसिबल एंड दैट टू इन ए स्ट्रीमलाइन मैनर. मतलब कुछ भी बाइफरकेटेड नहीं रहना चाहिए, जो भी टॉपिक्स है आपके आराम से कवर हो जाए. ठीक है, वी आर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. टुडे वी शैल बी डूइंग द पार्ट 1 ऑफ फेब 2026 अंडर विच वी शैल बी covering polity and governance. Total 4 topics are there. अगला जो वीडियो होगा that will be regarding international relations, जिसके अंदर इंडिया और फ्रांस के बीच में जो मीटिंग हुई थी फेब के अंदर उसका वो हम कवर करेंगे. उसके अलावा बांग्लादेश इलेक्शन और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस है उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, सो इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर सीरीज. ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड एंड आई गारंटी यू इफ यू स्टिक बाय दिस सीरीज टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन और टिल योर CLAT 2027 एग्जामिनेशन, यू वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी सोर्स टू रेफर टू और टू प्रिपेयर. बस इन वीडियोस को अच्छे से देख लो, नोट्स वगैरह बनाते रहो और अगर कोई भी डाउट्स है तो मैं आपको बता दूंगा कि हाउ यू हैव टू अप्रोच मी फॉर दैट इन बिटवीन द वीडियो इटसेल्फ. दीज वीडियोस आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरव राजबिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर and a lawyer by training, plus I am the founder of the organization named ClatMax Tutorials. Now starting with the contents of this particular lecture, so we are going to cover these 4 topics today. तो जो पहला टॉपिक होगा that is Supreme Court of India has declared menstrual health as a part of right to life, that is article 21 of the constitution of India. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के अंदर अपने फेब के अंदर एक जजमेंट डिलीवर किया था जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया. मतलब आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है उसको और ज्यादा एक्सपेंड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया. उसके बाद में अगला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज सेवा तीर्थ बिकम्स द न्यू पीएमओ हेडक्वार्टर. तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है इट हैज शिफ्टेड टू अ न्यू कॉम्प्लेक्स विच इज बीइंग नेम्ड एज सेवा तीर्थ. इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं विच इज हाउसिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज, जिनको हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे. देन द नेक्स्ट थिंग इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट पिटीशन दैट चैलेंजेस सहयोग पोर्टल. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक हो रहे हैं एंड लॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट इज बीइंग हाईलाइटेड अ लॉट दैट गवर्नमेंट इज बेसिकली इंक्रीजिंग सेंसरशिप. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और आईटी एक्ट 2000 के रूल्स की डिबेट आ जाती है कि अ नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर किसी भी एक रैंडम कंप्लेन के ऊपर कोई इंसान कंटेंट को पूरी तरीके से डाउन करने की पावर रखता है, तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो गारंटीड है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंडर, ठीक है, उसका वॉयलेशन है ये. तो इस चीज को लेते हुए एक स्टैंड अप कॉमेडियन है हुज नेम इज कुणाल कामरा, ही हैज अप्रोच्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट. ठीक है, उसके बाद में द लास्ट टॉपिक इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर फ्रंटियर नागालैंड ऑटोनोमस अथॉरिटी. तो नागालैंड के जो कुछ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स है उन्हें ऐसे लगता है कि दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द स्टेट कैपिटल एंड दे आर वेरी अंडर डेवलप्ड. तो इस वजह से वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे थे. फ्रंटियर नागालैंड नाम का एक अलग स्टेट वो मांग रहे थे और उस डिमांड को केटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डील साइन करी है विद द पीपल्स ऑफ नागालैंड ऑर्गेनाइजेशन, वहां का जो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन दैट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डील साइन करी है. इन दैट डील दे हैव गिवन देम सर्टेन ऑटोनॉमीज, ठीक है, और एक मिनी सेक्रेटरिएट वगैरह बना के उनको देने के वादे किए गए. दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट थिंग दैट इज द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज राइट टू लाइफ एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो on 30th of January 2026, the Supreme Court delivered a landmark judgment in the case of Dr. Jaya Thakur versus Government of India. तो ये चीज आप नोट कर लेना, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से एक केस हुआ था. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया और उस जजमेंट के अंदर क्या बोला गया ये यहाँ पे लिखा हुआ है येलो फॉन्ट के अंदर. द कोर्ट हेल्ड दैट मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है वो सुप्रीम कोर्ट लगातार बढ़ाता है जैसे राइट टू
लाइवलीहुड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। उसके अलावा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज देयर। के.एम. पुत्तुस्वामी 2027 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को भी राइट टू लाइफ का पार्ट बना दिया था। तो इस तरीके से आर्टिकल 21 के एम्बिट को लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सपेंड करता हुआ आया है। एंड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो बेंच थी इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस जे.बी. पारदीवाला एंड जस्टिस आर. महादेवन। दे डायरेक्टेड गवर्नमेंट्स टू इंश्योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट इन स्कूल्स। तो देखो जो एजुकेशन है हमारे देश के अंदर इट इज अ स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट, मतलब ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जिस स्कूल को चला रही है, जैसे मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नवोदय विद्यालय चलाती है और केंद्रीय विद्यालय चलाती है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सरकारी स्कूलें चलाती है, और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी अलग अलग राज्यों के अंदर चलती रहती है। तो इन सारी स्कूल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा वहां पे अगर लड़कियां पढ़ती है। तो ये चीज इंश्योर करने का गाइडलाइन डाली है सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द गवर्नमेंट्स। और गवर्नमेंट का नाम यहाँ पे आप एक चीज ये देख लो कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर मान लो केंद्र सरकार की स्कूल है देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है देन द स्टेट गवर्नमेंट इज द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और अगर मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है तो जिस भी स्टेट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है वहां पे जो गवर्नमेंट चल रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट चल रही है, दैट इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि दे हैव टू इंश्योर दैट मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी स्कूल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद में द केस वाज फाइल्ड एज अ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अंडर आर्टिकल 32 बाय डॉक्टर जया ठाकुर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो नोट डाउन करने की है, सबसे पहले तो केस का नाम ये आपको याद रखना है। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल हेल्थ को राइट टू लाइफ का पार्ट बनाया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21 आपको याद रखना है। जजेस के नाम याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रखो तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फादर कहा जाता है जस्टिस पीएन भगवती को, और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसके अंदर 5 रिट पिटीशंस होती है और जिस इंसान ने केस फाइल किया है उनका नाम आपको याद करना है। ठीक है, तो नोट्स बनाने का तरीका गाइस मैं आपको बता देता हूं। जनरली जीके के अंदर बच्चे जो है वो नोट्स बनाते टाइम पूरी की पूरी फोटोकॉपी छाप देते हैं, जो भी बुक या जो भी मैगजीन उन्हें मिलती है। ऐसा नहीं करना होता, मेजर पॉइंटर्स आपको लिखने होते हैं ताकि आप उन्हें बाद में अच्छे से रिवाइज कर सको। और जीके इज मेनली अ गेम ऑफ रिवीजन देन अ गेम ऑफ रटिफिकेशन। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आप रिकॉल कर पाओगे एग्जामिनेशन के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग बैकग्राउंड एंड इश्यूज रेज्ड इन द पिटीशन। तो जो भी पिटीशन डॉक्टर जया ठाकुर ने फाइल करी थी उसके अंदर क्या क्या उन्होंने बैकग्राउंड रखा और क्या क्या इश्यूज रेज वगैरह किए वो हम देखते हैं। तो पिटीशन हाईलाइटेड दैट मैनी एडोलेसेंट गर्ल्स फेस बैरियर्स इन एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज इन द स्कूल। तो बहुत सारी लड़कियां जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एंटर करती है एट द एज ऑफ लाइक 13, 14, 15, तो दे स्टार्ट फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर स्कूल्स बिकॉज in our country the schools lack the menstrual hygiene facilities. I have been part of lot of schools during my बचपन कह दो या childhood कह दो, ठीक है, and I have never seen such kind of facilities in those schools. तो कई बार ऐसे होता है कि यार जैसे ही लड़कियां बड़ी होती है तो सिटीज के अंदर, अर्बन इंडिया के अंदर तो इतने स्टीरियोटाइप्स नहीं है, बट रूरल इंडिया के अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इन सारी वजहों की वजह से लड़कियों को स्कूल से ड्रॉप आउट वगैरह तक करवा देते हैं। तो इस वजह से दे डोंट गेट एक्सेस टू देयर फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन, जो आर्टिकल 21A के अंदर हाईलाइटेड है। सो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि भाई ये जो एडोलेसेंट गर्ल्स है इनको बहुत सारे बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं इन एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज इन स्कूल्स। मतलब कई सारी प्राइवेट स्कूलें हैं जो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू करती है, या फिर बहुत सारी सरकारी स्कूलें हैं जिनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, बट स्टिल एक चीज ऐसी है जो बहुत बड़ा बैरियर बनती है लड़कियों के लिए एजुकेशन में, दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज, और वो अभी तक भी हमारे देश के अंदर प्रॉपर्ली इंश्योर्ड नहीं है, प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, अब मेजर प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाइड इन दिस केस वाज एक तो लैक ऑफ सेपरेट फंक्शनल टॉयलेट फॉर गर्ल्स। ठीक है, ये चीज शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, बट लॉट ऑफ स्कूल हैज दिस प्रॉब्लम्स की गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होते हैं ना, उस तरीके की कोई चीज है ही नहीं। मतलब सिंगल टॉयलेट इज देयर, अगर चाहे से लड़की यूज करे तो वो करे, लड़का यूज करे तो वो उसको यूज कर सकता है। तो इस तरीके की चीजें भी इंडिया में बहुत सारी
प्राइमरी स्कूलों के अंदर और सरकारी स्कूलों में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहला इशू जो हाईलाइट किया गया या फिर जो फाइंड आउट किया गया दैट वाज लैक ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स। उसके बाद में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स सच एज सैनिटरी नैपकिन्स। तो यहाँ पे स्कूल को या सरकारों को ये चीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, बट बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। एट सर्टेन टाइम्स देयर माइट बी सम इमरजेंसी सिचुएशन और आप सामने वाले से हर बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट दे आर हैविंग दोस पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि बच्चा जनरली 10-12 घंटे के लिए स्कूल जाता है, 8-9 घंटे के लिए स्कूल जाता है। इफ दे फॉरगेट दैट थिंग या फिर इट इज अ रैंडम मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनके बारे में उन्हें ऑलरेडी आइडिया नहीं था, तो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक अगर स्कूल के अंदर इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है तो। उसके बाद में लैक ऑफ प्राइवेसी एंड वॉशिंग फैसिलिटीज, ये भी एक मेजर इशू है। और उसके बाद में एब्सेंस ऑफ सेफ डिस्पोजल सिस्टम्स फॉर मेंस्ट्रुअल वेस्ट, ठीक है। तो सेफ डिस्पोजल सिस्टम्स मतलब अलग से डस्टबिन वगैरह प्रोवाइड करवाना या फिर एक अलग से स्पेस होना चाहिए फॉर द गर्ल्स हु आर फेसिंग their menstrual cycle or these things are happening with them because these things are properly natural, it is not a taboo, ठीक है। जिसके बारे में कई लोग तो इसको एकदम टैबू ही समझ लेते हैं, बट ये वो नहीं है जिस तरीके से सोसाइटी इसको परसीव करती है। वी हैव टू सपोर्ट द चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल ड्यूरिंग सच बैड टाइम्स, ठीक है, या फिर सच डिफिकल्ट टाइम्स। और इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, प्रॉपर प्राइवेसी उन्हें मिलनी चाहिए, प्रॉपर डेडिकेटेड एरियाज होने चाहिए विथ वॉशिंग फैसिलिटीज एंड सैनिटरी पैड्स आर बीइंग प्रोवाइडेड एंड हाइजीन फैसिलिटीज आर बीइंग मेंटेन्ड। इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दीज कंडीशंस ऑफन लीड टू स्कूल एब्सेंटिज्म एंड ड्रॉप आउट्स अमंग गर्ल्स पर्टिकुलरली इन रूरल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज है इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार लड़कियां जो हुआ है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फिर उस पीरियड के दौरान स्कूल ही नहीं जाती, और कई भी लड़कियां तो ऐसी है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज या रूरल एरियाज के अंदर जो स्कूल से ड्रॉप आउट ही कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इशू विच इज वेरी नेचुरल, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और इस इशू की वजह से और या फिर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, इस वजह से लड़कियां स्कूल से ड्रॉप आउट तक कर जाती है इन रूरल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरियाज, ठीक है। तो इट इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड अ मेजर बैरियर इन द राइट टू एजुकेशन वाला पार्ट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, आई गेस ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला जो राइट यहाँ पे इन्वॉल्व है फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो एक तो जीने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार, ये 21 के अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आर्टिकल 14 इज देयर, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी के अंदर देखो ऐसा बोला गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ कि असली इक्वालिटी तब तक अचीव नहीं करी जा सकती जब तक हम उन बैरियर्स को ना हटा दे जो सोशली और इकोनॉमिकली लोगों को डिसएडवांटेजेस कंडीशन के अंदर ज्यादा डाल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एजुकेशन के अंदर बैरियर बन रहा है और सोशली भी एक बैरियर बन रहा है लड़कियों के लिए। तो अगर इन बैरियर्स को दूर नहीं किया गया तो रियल इक्वालिटी को अचीव नहीं किया जा सकता। तो दैट्स व्हाई इट इज फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 14 एज वेल। देन आर्टिकल 21A दैट इज राइट टू एजुकेशन। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती है या फिर दे डोंट गो टू देयर स्कूल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इट इज अ curtailment ऑफ राइट टू एजुकेशन एज वेल, ठीक है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल सपोर्ट इन स्कूल वायलेट्स डिग्निटी, प्राइवेसी एंड इक्वालिटी, ठीक है। तो ये डिग्निटी को भी वायलेट करता है, दैट इज आर्टिकल 21। उसके बाद में प्राइवेसी को भी ये वायलेट करता है। KM पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से ये केस हुआ था, उसके अंडर राइट टू प्राइवेसी को भी राइट टू लाइफ का पार्ट बना दिया गया और राइट टू इक्वालिटी दैट इज आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको भी ये वायलेट करता है। और कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 के बारे में भी आपने सुना होगा दैट एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, नहीं यार आर्टिकल 13 बोल गया मैं। आर्टिकल 15 इज बेसिकली कि अगर कोई भी देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का भी ये कहीं ना कहीं वायलेशन निकल के आ रहा है। इट ट्रीटेड द इशू नॉट मेरली एज अ हेल्थ कंसर्न बट अ मैटर ऑफ जेंडर जस्टिस एंड एजुकेशनल एक्सेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये सिर्फ हेल्थ कंसर्न नहीं है, इट is also a matter of gender justice and educational access which are fundamental rights and guaranteed by the constitution, ठीक है। so these are the constitution rights which are being involved. Now moving forward with the next topic that is concept of substantive equality. तो इस केस के अंदर एक substantive equality का concept जो मैं आपको बता भी रहा था जब मैं आर्टिकल 14 को आपको explain कर रहा था, तो उस concept को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने invoke किया। they applied the principle of substantive equality which means that equal treatment alone
alone is insufficient if structural disadvantages are there. अगर structural disadvantages या फिर वो facilities exist नहीं कर रही है तो equal treatment alone जो है वो अपने आप में काम नहीं आ सकता। जैसे कोई स्कूल हो, मान लो कोई प्राइवेट स्कूल है, वो बोल रहा है कि हम तो लड़कों और लड़कियों को एक बराबर रखते हैं। अरे यार एक बराबर रखते हो बहुत अच्छी बात है, बट मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए फैसिलिटीज वगैरह भी तो प्रोवाइड करवाओ ना यार। करोड़ों रुपए कमा रहे हो और ये सब कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए। दीज थिंग्स शुड बी देयर, मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये चीजें आपको बनानी चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। इट इज नॉट अ टैबू, इट शुड बी अ सोशली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ठीक है। गर्ल्स फेस बायोलॉजिकल रियलिटीज एंड सोशल स्टिग्मा विच रिक्वायर्स अफर्मेटिव स्टेट सपोर्ट, मतलब लड़कियों को बायोलॉजिकल रियलिटीज भी फेस करनी होती है, क्योंकि देखो 15-16 साल की लड़कियों को ये एक तरीके से बॉडी पेन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो भी डिफिकल्टीज होती है वो फेस करनी पड़ती है इतनी कम उम्र के अंदर, और उसके बाद में अगर उन्हें प्राइवेसी ना मिले या प्रॉपर सपोर्ट ना मिले तो इट कैन बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक। देयरफॉर द स्टेट हैज द पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू रिमूव बैरियर्स दैट प्रिवेंट गर्ल्स फ्रॉम फुली एक्सेसिंग द एजुकेशन एंड पब्लिक लाइफ। तो स्टेट हैज अ पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, मतलब सरकार की ये जिम्मेदारी है और स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि लड़कियों को प्रॉपर एक्सेस मिले एजुकेशन का और पब्लिक लाइफ का और प्रॉपर प्राइवेसी मिले इन दीज पर्टिकुलर केसेस, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी व्हिच द कोर्ट अप्लाइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, की जुडिशियल प्रेसिडेंट्स व्हिच वर बीइंग रिलाइड अपॉन। गाइस ये वाले जो केसेस है ये कहीं ना कहीं आपकी क्लैट प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, नॉट ओनली इन दिस टॉपिक, ये जनरली आपके क्लैट प्रिपरेशन के अंदर काफी काम आने वाले हैं। तो आई वुड लाइक यू टू स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है। दीज आर सर्टेन केसेस जो लगातार आर्टिकल 21 की जब भी बात आती है तो मेंशन किए जाते हैं। तो पहला केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर क्या बोला गया था कि प्रोसीजर्स अफेक्टिंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। तो किसी भी इंसान की लिबर्टी को अगर कर्टेल किया जा रहा है तो जो भी प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कहा गया था। इस केस के अंदर बेसिकली ये हुआ था कि मेनका गांधी, who is the wife of Mr. Sanjay Gandhi and she is the aunt of Mr. Rahul Gandhi, who is the leader of opposition, और presently she is part of BJP, और मतलब कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट वगैरह भी है, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट वगैरह भी है। तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पासपोर्ट जब्त कर लिया तो राइट टू लिबर्टी उनका वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 उनका वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया कि कोई भी प्रोसीजर या गवर्नमेंट प्रोसीजर जो किसी की लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा है, दैट मस्ट बी फेयर, जस्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू जस्टिस और रीजनेबल होना चाहिए। उसके बाद में एक फ्रांसिस म्यूलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अंदर क्या बोला गया था कि डिग्निटी इंक्लूड्स बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो देखो आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ प्लस डिग्निटी लिखा हुआ है, तो डिग्निटी जो है वो बेसिक नेसेसिटीज के अंदर भी ट्रांसलेट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट था इस केस के अंदर, सेकंड वाले के अंदर। अब तीसरा केस कौन सा, ओल्गा टेलिस versus Bombay Municipal Corporation. In this case, the court expanded the Article 21 to include right to livelihood. मतलब right to life का मतलब क्या होगा, right to livelihood भी होगा, मतलब अगर कमाओगे ही नहीं तो जियोगे कैसे, ठीक है। तो livelihood is basically रोजी रोटी कमाना, और उसको भी Article 21 right to life का पार्ट बना दिया गया in the Olga Teles case. उसके बाद में पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति versus State of West Bengal. The court held that right to healthcare is a obligation of state and a part of right to life under Article 21. और फाइनली जो केस है दैट इज के.एस. पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर प्राइवेसी और बॉडीली ऑटोनॉमी को फंडामेंटल राइट या फिर आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया। तो ये सारे के सारे वो केसेस है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किए है। ये जनरली आपको अपनी क्लैट प्रिपरेशन के लिए अच्छे से रेडी करने, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। ये बार बार अलग अलग टॉपिक्स के अंदर आपके सामने आते रहेंगे, तो इन सारे केसेस को आप अच्छे से देख लेना। दीज प्रेसिडेंट्स हेल्प द कोर्ट इंटरप्रेट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज पार्ट ऑफ डिग्निटी, हेल्थ एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे प्रेसिडेंट्स को यूज करके या पुराने केस लॉज को यूज करके इस वाले जजमेंट तक रीच किया, ठीक है। सो दीज आर द की जुडिशियल प्रेसिडेंट्स दैट वर रिलाइड अपॉन। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डायरेक्शन issued by the Supreme Court. The court issued several practical directions to ensure menstrual hygiene management in schools. अब ये डायरेक्शन किसको इशू किए गए, टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल अगर गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो ये मान के चलो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात हो रही है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब अगर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि नवोदय स्कूल और केंद्रीय
विश्वविद्यालय तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और उसके अलावा अगर कोई सरकारी स्कूल है किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चलने वाला, देन द स्टेट गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और उसके अलावा अगर प्राइवेट स्कूलों की बात है तो कोर्ट के ऊपर डिसीजन हो सकता है, कोर्ट बोल सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर रहा है, या फिर जनरली वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोर्ट इशूड सेवरल प्रैक्टिकल डायरेक्शंस टू इंश्योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इन स्कूल्स। अब ये डायरेक्शंस क्या क्या है और बेसिकली इनको फॉलो किसे करना है या फिर मेक श्योर किसे करना है कि ये फॉलो किए जा रहे हैं, टू दैट विल बी फॉलोड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहला डायरेक्शन क्या है, फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स इन एवरी स्कूल, ठीक है। तो हर स्कूल के अंदर जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए, मतलब लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स होने चाहिए और लड़कों के लिए अलग टॉयलेट्स होने चाहिए, एंड दैट टू शुड बी फंक्शनल। उसके बाद में रिलायबल वाटर सप्लाई एंड वॉशिंग फैसिलिटी शुड बी देयर, एक्सेस टू सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मटेरियल्स, ये हर स्कूल को मेक श्योर करना है कि इन चीजों का एक्सेस बच्चों के पास है, ठीक है। उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स इन स्कूल्स, ठीक है। तो स्कूल्स के अंदर जैसे कई स्कूलों में, या अगर आप में से कोई एलीट या अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा सिक रूम्स होते हैं, मतलब जो बच्चे बीमार वगैरह हो जाते हैं ना उनके लिए अलग से सिक रूम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स हर स्कूल के अंदर बनाना कंपलसरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। उसके बाद में सेफ एंड इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल ऑफ द मेंस्ट्रुअल वेस्ट, तो जो भी मेंस्ट्रुअल वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसका सेफ और रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल स्कूल्स को या फिर सरकारों को मेक श्योर करना है। दिस एम्स टू इंश्योर दैट गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन विदाउट स्टिग्मा और एनी डिस्कम्फर्ट। तो इट इज नॉट अ टैबू, इट इज अ नेचुरली हैपनिंग थिंग, ठीक है। तो लड़कियां जो है विदाउट एनी सोशल स्टिग्मा और डिस्कम्फर्ट के स्कूल वगैरह अटेंड कर पाए, ये सुप्रीम कोर्ट का मेजर गोल है बिहाइंड दिस जजमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसको मॉनिटर कौन करेगा, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही लैंडमार्क चीज कही है कि दे विल बी फॉलोइंग अ कंटिन्यूइंग मैंडेमस अप्रोच। अब कंटिन्यूइंग मैंडेमस अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट है वो लगातार इस चीज को मॉनिटर करेगा, ठीक है। मींस द केस रिमेन्स अंडर जुडिशियल मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट्स मस्ट सबमिट द कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू द कोर्ट। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स है या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो है, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, दे शैल बी सबमिटिंग कंप्लायंस रिपोर्ट्स टू द कोर्ट कंटिन्यूअसली, लगातार उन्हें वो चीज सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद में मॉनिटरिंग विल इन्वॉल्व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स एंड चाइल्ड राइट्स इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे इनको इंश्योर करने का काम किसको दिया गया, एक तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं हर जिला लेवल पे, और उसके अलावा ये जो एनसीपीसीआर है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसको भी ये काम दिया गया है कि यू हैव टू मेक श्योर कि ग्राउंड लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। यहाँ पे कंटिन्यूइंग मैंडेमस अप्रोच को आप थोड़ा सा ढंग से देख लेना, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस जजमेंट का, तो इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट इन इटसेल्फ, ठीक है। द रूलिंग एस्टेब्लिशेस मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट रेदर देन अ वेलफेयर बेनिफिट। तो यहाँ पे बोला कि ये सिर्फ वेलफेयर के लिए नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट है एंड इट इज अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इट स्ट्रेंथन्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एज लिविंग एंड इवॉल्विंग राइट दैट इंक्लूड्स हेल्थ, डिग्निटी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। तो आर्टिकल 21 जो है वो लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है या लगातार एक्सपेंड हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे फैसेट्स और बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने ऐड करी है टाइम बाय टाइम, और ये आर्टिकल 21 को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है या फिर और ज्यादा एक्सपेंड भी करता है ये वाला जजमेंट। द जजमेंट ऑल्सो लिंक्स पब्लिक हेल्थ पॉलिसी विद फंडामेंटल राइट्स, मेकिंग गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल फॉर इंश्योरिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन सपोर्ट इन स्कूल्स। तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और फंडामेंटल राइट्स को लिंक किया गया ताकि जो भी गवर्नमेंट ये स्कूल्स वगैरह चला रही है या फिर कोई भी स्कूल को मॉनिटर कर रही है या फिर रजिस्टर कर रही है, उनको ये जिम्मेदारी का एहसास हो कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन दोज पर्टिकुलर स्कूल्स, भले ही वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स मेजर स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। सो दैट इज इट आई गेस फॉर दिस topic. Now the next topic that we will discuss is regarding the new PM office headquarters, जिसका नाम है सेवा तीर्थ। इसे इनोग्रेट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ऑन 13th of Feb
2026, ठीक है। इसके अंदर दो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। पहला है कर्तव्य भवन 1, जिसके अंदर मोदी जी का ऑफिस होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा। उसके अलावा जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका भी ऑफिस होगा, और उसके अलावा जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जिसके अंदर इंडिया के टॉप नॉच IAS ऑफिसर्स बैठते हैं, वो ऑफिस कर्तव्य भवन 1 के अंदर हाउस किए जाएंगे। और दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया गया है जिसका नाम है कर्तव्य भवन 2। उसके अंदर वेरियस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज विल बी देयर, ठीक है। आर द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है जिनको हाउस किया जाएगा इन द कर्तव्य भवन 2, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग द न्यू PMO हेडक्वार्टर्स और द एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो पहले से चला आ रहा था। हमने नई लोकसभा और नए राज्यसभा के हॉल्स बनाए थे, उसी तरीके से उसका फर्दर एक्सटेंशन है सेवा तीर्थ, विच इज नाउ द न्यू PM ऑफिस हेडक्वार्टर्स, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉपिक, तो यहाँ पे देखिए इनॉग्रेशन की अगर हम बात करें तो इनॉग्रेशन होता है 13 Feb 2026 को। लोकेशन जो है सेवा तीर्थ ऑफिस की जो लोकेशन है, इट इज नियर द रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स इज बेसिकली द प्लेस जहां पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी। इट मार्क्स द शिफ्ट ऑफ द PM ऑफिस फ्रॉम कॉलोनियल एरा साउथ ब्लॉक। तो ये चीज लिखने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या फिर याद आपको रखनी पड़ेगी। डेट्स जनरली नहीं पूछी जाती है, बट ये कोई डेट है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले का दिन जो है वही इसका इनॉग्रेशन डेट था। उसके अलावा ये रायसीना हिल्स मतलब जो हमारा राष्ट्रपति भवन है उसके पास एस्टेब्लिश्ड है, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। पहले हमारे देश के सारे ऑफिसेस कहां चलते थे? साउथ ब्लॉक से चलते थे। जो पार्लियामेंट का साउथ ब्लॉक था ना पुराना वाला, वहां से ये चलते थे, और ये लगभग 8 डिकेड्स तक चला। मतलब इंडिया की आजादी को लगभग 80 साल होने वाले हैं, ठीक है, और हो ही जाएंगे 2027 के अंदर, अगले साल 80 साल हो जाएंगे। तो लगभग 8 डिकेड्स तक, 80 सालों तक ये जो ऑफिसेज है वो साउथ ब्लॉक से चल रहे थे। नाउ वी हैव मेड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स जिसका नाम हमने सेवा तीर्थ रखा है। द इनॉग्रेशन कोइंसाइडेड विद द 95th एनिवर्सरी ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यू दिल्ली इन 1931। तो अंग्रेजों ने कोलकाता से दिल्ली की तरफ अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था इन 1931, और न्यू दिल्ली नाम तभी से पड़ा था। उससे पहले सिर्फ दिल्ली या दिल्ली था, ठीक है। दिल्ली के अंदर इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वगैरह बनाए, लुटियंस दिल्ली जिसे हम कहते हैं, जहां पे बहुत सारे MPs के बंगले वगैरह बने हुए हैं, या फिर उनके रेजिडेंशियल प्लेसेस वगैरह, ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। ये इन्होंने 1931 के अंदर किया था। अब इन्हें आइडिया नहीं था बेचारों को कि 16 साल बाद में इन्हें इंडिया से जाना पड़ जाएगा, बट दे बिल्ट ऑल दीज थिंग्स इन दिल्ली, और दिल्ली फाइनली बिकेम न्यू दिल्ली इन 1931, और उसकी ये 95th एनिवर्सरी। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यार मैं इतनी पुरानी चीज के ऊपर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि क्लैट ने इस तरीके के ऊट पटांग पैसेजेस पूछे। मैंने प्रॉपर ओरिएंटेशन सेशंस किए थे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल के ऊपर जिसके अंदर हर सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है, और उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स देके बताया कि क्लैट ने इससे पहले जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था ना, तो 1931 के अंदर दिल्ली के अंदर जब सरकार शिफ्ट हुई थी, उससे पहले जो प्रेसिडेंशियल हाउस या फिर वाइसरॉय हाउस हुआ करता था इन कोलकाता, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली थी। तो इस तरीके के सवाल जनरली क्लैट पूछता रहता है, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब जीके के अंदर कोई भी सवाल क्लैट कहीं से भी निकाल के आपको दे सकता है, तो आपको सारी चीजें ही जनरली ध्यान रखनी है, और जो चीज याद नहीं रखनी है उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन। 13 फरवरी 2026, लोकेशन है नियर रायसीना हिल्स, और इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और नई दिल्ली जो एस्टेब्लिश करी गई थी, जो पुराना साउथ ब्लॉक है वो एस्टेब्लिश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा इन 1931। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग आवर कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर Android application. So we have started our own CLAT courses on CLATMAX tutorials application and the website. These are expert curated CLAT courses. We have top 5 NLUites in our team, ठीक है। 2-3 top 5 NLUites हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं, या फिर हमारी पूरी टीम ही उन्हीं से भरी हुई है। उसके अलावा पर्सनलाइज मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करवाते हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जिसके अंदर प्रॉपर क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। हजारों की तादाद में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। एंड प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। जो प्राइसिंग हमारी है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, और ऐसा नहीं है कि हम लाखों रुपए किसी कोर्स के चार्ज कर रहे हैं। दे आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड फॉर बोथ क्लास 11, क्लास 12 एंड द ड्रॉपर्स, जो 12th के बाद में एग्जाम के लिए दे रहे हैं ना, रीअपियरिंग स्टूडेंट्स जो है, उनके लिए भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट अस फॉर दीज कोर्सेज यू कैन dial on this number 8690131220, या फिर you can visit our website that is clatmax.com, या फिर simply आप हमारा Android एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के
ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंटीग्रेटेड गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था शुरुआत के अंदर जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा था कि ये एक इंटीग्रेटेड गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स रहेगा जिसके अंदर कर्तव्य भवन 1 है और कर्तव्य भवन 2 है। ठीक है, कर्तव्य भवन 1 के अंदर ये 3 बिल्डिंग्स या फिर 3 ऑफिसेस हाउस की जाएगी। ठीक है, तो सेवा तीर्थ फंक्शंस एज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव हब ब्रिंगिंग की इंस्टीट्यूशंस टुगेदर। ठीक है, सबसे पहला है पीएमओ दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो ऑफिस कहता है इट विल आल्सो बी नियर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और उसके बाद में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो मेन या फिर मेजर या फिर सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं देश के, उनका जो सेक्रेटेरिएट है वो भी यहीं पे हाउस होगा। ठीक है, दिस इज द कर्तव्य भवन 1। अर्लियर दीज ऑफिसेज वर लोकेटेड इन सेपरेट बिल्डिंग्स अक्रॉस दिल्ली। तो कई बार ऐसे होता था कि ट्रैवल वगैरह करना पड़ता था, या फिर ऐसे है कि मान लो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएससी जो है, अगर उनको पीएम से मिलना है तो ही हैव टू ट्रैवल फ्रॉम हिज ऑफिस टू द पीएम ऑफिस। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर भी ऐसे होते हैं जो बहुत सीनियर लेवल पे होते हैं, अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी है या फिर एनएससी से मुलाकात करनी है तो दे हैड टू ट्रैवल अ लॉट विद इन दिल्ली। ठीक है, इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस को नजदीक लाने के लिए और एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर हाउस करने के लिए ये सेवा तीर्थ का इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, न्यू कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेट्स देम इनटू वन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन इन गवर्नेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग। तो ये जो नया कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर एक प्रॉपर सिंपली एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे ऑफिसेज एक ही ब्लॉक के अंदर हाउस होगी, और उसके बाद में जो हमारे देश की गवर्नेंस है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मेन गोल रिगार्डिंग दिस इंटीग्रेटेड गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। तो ये मैंने आपको बताया था कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2। ठीक है, ये 2 बिल्डिंग्स होगी। कर्तव्य भवन 1 के अंदर तो वो जो मैंने आपको बताया, एक तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, उसके अलावा एनएसए का ऑफिस और उसके अलावा पीएम का ऑफिस। कर्तव्य भवन 2 के अंदर इंडिया की जो की मिनिस्ट्रीज है, जो मेजर मिनिस्ट्रीज है, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई भी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस वाली मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, ये जो मेजर मिनिस्ट्रीज है दे विल बी हाउस्ड इन कर्तव्य भवन 2 एंड इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर नई लोकसभा की बिल्डिंग भी बनाई गई थी, नई राज्यसभा की बिल्डिंग भी बनाई गई थी, और नाउ दिस सेवा तीर्थ इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज के नाम आपको याद नहीं करने हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कर्तव्य भवन 1 के अंदर तो ये सारी बिल्डिंग्स है जो पीएमओ हो गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, और कर्तव्य भवन 2 के अंदर ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो मेजर मिनिस्ट्रीज हमारे देश की, इनकी बिल्डिंग्स हाउस रहेगी। ठीक है, सो दैट इज द रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ सेवा तीर्थ। अब सेवा तीर्थ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो सेवा का मतलब होता है सर्विस और सेल्फलेस डेडिकेशन। ठीक है, और तीर्थ इज बेसिकली a sacred place और ऐसी जगह जिसको हम पिलग्रिमेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेवा तीर्थ, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऐसा होगा, ऐसी जगह जो लोगों की सेवा करने के लिए बनी हुई है। ठीक है, द नेम सिग्निफाइज द ट्रांजिशन फ्रॉम सत्ता दैट इज पावर टू सेवा इन गवर्नेंस। ठीक है, तो कॉलोनियल एरा के अंदर इट वाज ऑल अबाउट सत्ता। ठीक है, मतलब पावर के ऊपर चीज जाती थी, अब सत्ता से हमारी गवर्नमेंट जो है वो सेवा के ऊपर शिफ्ट करना चाहती है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम सेवा तीर्थ रखा है। अब हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऐसे अजीब सा लगे लोगों को कि मतलब कोई हो सकता है राइटिस्ट हो, कोई हो सकता है लेफ्टिस्ट हो, तो कोई बच्चा सेंट्रिस्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखता है तो उसे ऐसे लगे कि यार ये सत्ता से सेवा वाला सीन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। बट देखो, हमें हमारी पढ़ाई करनी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट बोल रही है या फिर जो मिनिस्ट्रीज की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ही हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर एट द एंड ऑफ द डे वो ही आने वाली है। ठीक है, हमारे जो विचार है या फिर जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो अलग है, और जो चीजें हम पढ़ते हैं वो अलग है। ठीक है, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हमें एग्जाम के अंदर वही टिक करके आना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आपके नोट्स के अंदर या फिर जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है बट वी हैव टू स्टिक बाय द कोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे द गवर्नमेंट इज बेसिकली
सिग्निफाइंग द ट्रांजिशन फ्रॉम सत्ता टू सेवा, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स ऑल्सो कैरीज अ इंक्रिप्शन नेम नागरिक देवो भव, ठीक है। एक इंक्रिप्शन बना हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर, नागरिक देवो भव, दैट मीन्स सिटीजन इज अकिन टू गॉड, दैट मीन्स सिटीजन जो है इस देश के जो नागरिक है दे आर नेक्स्ट टू द गॉड फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक इंक्रिप्शन यहाँ पे बना हुआ है, तो ये चीज भी आप याद रख लेना, एम्फसाइजिंग अ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अब पहला डिसीजन जो लिया गया सेवा तीर्थ बिल्डिंग से, जो पहला डिसीजन लिया गया दैट वाज पीएम राहत स्कीम, ठीक है। पीएम राहत स्कीम जो है इट वाज द फर्स्ट डिसीजन व्हिच वाज बीइंग टेकन एट सेवा तीर्थ, ठीक है। और ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये आप देख लीजिए। द ऑब्जेक्टिव्स आर टू प्रोवाइड अश्योर्ड एंड इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, ठीक है। राहत से ही आप इसे डायरेक्टली जोड़ सकते हो, जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स है उनको टाइमली या और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ दोज पीपल जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव और द फर्स्ट डिसीजन व्हिच वाज बीइंग टेकन फ्रॉम दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नेम्ड सेवा तीर्थ, ठीक है। तो इसका अगला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंश्योर दैट नो लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली हॉस्पिटल केयर, मतलब इस वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए कि टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल का या फिर मेडिकल का केयर नहीं मिला, ठीक है। तो पीएम राहत स्कीम फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स वाज द फर्स्ट डिसीजन टेकन फ्रॉम सेवा तीर्थ बिल्डिंग, ठीक है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। सेवा का मतलब होता है सर्विस और सेल्फलेस डेडिकेशन, और तीर्थ इज बेसिकली अ सैक्रेड प्लेस, ठीक है। और गवर्नमेंट एम कर रही है टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सत्ता टू सेवा, और नागरिक देवो भव यहाँ पे एक इंक्रिप्शन लिखा हुआ है। और उसके अलावा पीएम राहत स्कीम वाज द फर्स्ट स्कीम व्हिच वाज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स। ये पहला डिसीजन था जो सेवा तीर्थ से लिया गया, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग द आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड हेरिटेज इन्फ्लुएंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इट बेसिकली रिलेट्स टू द इंडियन हेरिटेज और द इंडियन आर्किटेक्चर, जो पुराना आर्किटेक्चर था ना हमारा, उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन हमने लिए है। चीफ आर्किटेक्ट जो है इनका नाम है डॉक्टर बिमल पटेल, का नाम याद रख लेना कि भाई ये जो सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स है ये किसने डिजाइन किया है, तो आंसर होगा डॉक्टर बिमल पटेल। और इस तरीके के सवाल कई बार आ जाते हैं, ठीक है। इट इज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो काफी सालों से चला आ रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद में फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वेरियस मिनिस्ट्रीज, इन सबको एक जगह लाने के लिए हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया था, उसका ही ये पार्ट है, ठीक है। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो है सेवा तीर्थ बिल्डिंग के, दे बेसिकली इंक्लूड स्टोन स्क्रीन वर्क इंस्पायर्ड बाय चालुक्यन टेम्पल्स, जो 11th से 13th सेंचुरी कर्नाटका के अंदर ये बने हुए थे, ठीक है। कर्नाटका के अंदर ये कुछ टेम्पल्स है, उनसे ये इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आप एक पिक्टोरियल डिपिक्शन देख सकते हो, ये स्टोन स्क्रीन्स हो गई, कुछ फ्लोरल पैटर्न्स भी है, ठीक है। फ्लोरल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल टेंपल आर्ट को भी इसके अंदर यूज किया गया है इन द आर्किटेक्चर ऑफ सेवा तीर्थ। और उसके बाद में जो भी डोम्स है, जैसे ताजमहल के ऊपर भी एक डोम बना हुआ है ना, उसी तरीके से जितने भी डोम है उनको मेटल से बेसिकली कवर किया गया है, ठीक है। तो दीज आर मेटल क्लैड डोम्स इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट स्तूपास, ठीक है। तो ये जो बुद्धिज्म वाले स्तूपास है ना, सांची स्तूपा का आपने नाम सुना होगा, तो ये जो मेटल डोम्स है दे आर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट स्तूपास, ठीक है। उसके बाद में दीज एलिमेंट्स कंबाइन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनैलिटी विद ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चरल एस्थेटिक्स। तो ये जो बिल्डिंग्स है वो अंदर से तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बट बाहर से दे लुक लाइक दे आर बीइंग इंस्पायर्ड डीपली बाय द इंडियन आर्किटेक्चर। मतलब इंडिया का जो भी आर्किटेक्चर रहा हुआ है ना, भले इट इज एंशिएंट आर्किटेक्चर या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को आप कहीं ना कहीं जोड़ लो, या फिर राजपूत आर्किटेक्चर को भी आप कहीं ना कहीं जोड़ लो, इससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, ठीक है। सो दैट इज द आर्किटेक्चर डिजाइन एंड हेरिटेज इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे आप एक चीज देख लेना कि चीफ आर्किटेक्ट का नाम याद रखना है डॉक्टर बिमल पटेल। इट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। चालुक्यन टेंपल से हमने इंस्पिरेशन लिया है, और ट्रेडिशनल टेंपल आर्ट जो इंडिया की पुरानी टेंपल आर्ट है वहां से हमने ज्योमेट्रिक पैटर्न्स निकाले, और उसके अलावा जो डोम्स है वो मेटल क्लैड है, मतलब मेटल से उनको ढका गया है, ठीक है। और ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनैलिटी को कंबाइन करता है विद द ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर। मतलब अंदर से ऑफिसेस बहुत ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन बाहर से वो इंडियन एस्थेटिक्स को डिपिक्ट करती है, ठीक है। So this is the scenario regarding this slide. Now moving forward with the next thing, that is materials used and the modern facilities. तो यहाँ पे देखो complex is clad in white and red
सैंडस्टोन गिविंग इट अ ड्यूरेबल एंड कल्चरली रूटेड डिजाइन। तो जनरली ये चीज जो है, ये जो इमेज है, ये आपके जहन में कहीं ना कहीं बसी हुई होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स को इस रेड सैंडस्टोन के अंदर देखा होगा। दिल्ली का लाल किला भी इसी कलर के पत्थर से बना हुआ है। उसके अलावा हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसके अंदर भी ये यूज हुआ था। राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे न्यू पैलेसेस है, जैसे बीकानेर का पैलेस है या फिर जोधपुर का पैलेस है, उनके अंदर ये चीज लगातार यूज हुई है। उमेद भवन पैलेस आपने सुना होगा जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो उन पैलेसेस के अंदर, मॉडर्न पैलेसेस के अंदर या फिर एंशिएंट या मेडाइवल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी इस तरीके के पत्थरों का यूज हुआ है। एंड दिस शोज दैट दीज थिंग्स हैव लॉन्जेविटी, मतलब ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है और हमारे कल्चर को भी ये बहुत ज्यादा डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। इट फीचर्स मॉडर्न ओपन वर्क स्पेसेस डिजाइन फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस। तो अब यहाँ पे आप एक इस हवेली को देखिए तो इसके अंदर क्या हो सकता है गाइस, ऐसे ही लगेगा कि कोई पुराने टाइप की चीज होगी, बट ऐसा नहीं है। जो भी ऑफिसेज यहाँ पे बने हुए आए, मेड अ पिक्टोरियल डिपिक्शन यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर मॉडर्न ऑफिसेज इन बाहर लगे हुए लाल पत्थरों के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो बाहर से ये पुरानी दिखती है लेकिन अंदर एकदम प्रॉपर न्यू और अच्छे से बने हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ हाईटेक फैसिलिटीज कॉल्ड इंडिया हाउस। ये चीज इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक इंडिया हाउस नाम से इन्होंने ब्लॉक बनाया है which is intended for hosting international summits and diplomatic meetings। तो अगर कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट या फिर कोई फॉरेन नेशनल्स आते हैं, जैसे लीडर्स आते हैं फॉरेन के, जैसे इमानुएल मैक्रोन हो गए, या फिर इफ वी टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर या न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर, ये कभी भी विजिट करते हैं तो इंडिया हाउस नाम की एक मॉडर्न फैसिलिटी, हाईटेक फैसिलिटी बनाई गई है जहां पे ये मीटिंग्स होगी, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सेवा तीर्थ वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कामरा। Kunal Kamra, who is a stand-up comedian, he has filed a writ petition in the Bombay High Court against the government Sahyog portal। अब ये Sahyog portal क्या है? It is a portal regarding the takedown of social media posts by certain influencers, ठीक है। तो कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कोई भी ऐसा पोस्ट डालेगा जो एंटी नेशनल लग रहा है, उसको टेक डाउन कर दिया जाएगा वाया दिस सहयोग पोर्टल। तो ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को इसके बीच में लेके आता है। पहले तो गवर्नमेंट और कोर्ट से इसके अंदर इन्वॉल्व थी, अब एग्जीक्यूटिव को भी ये पावर दे दी गई है अंडर दिस सहयोग पोर्टल कि अगर कोई भी चीज आपको थ्रेट लग रही है या फिर अनलॉफुल लग रही है, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट, तो उसको डाउन कर दिया जाए। तो कुणाल कामरा का ये आर्गुमेंट है कि इट इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने ये पिटीशन फाइल करी है, कुणाल कामरा वर्सेस सहयोग पोर्टल इस पिटीशन का नाम है। इसके जो लीगल टेक्निकलिटीज है और जीके से रिलेटेड जो भी न्यूज है वो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए केस का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, जो मोदी जी के बारे में काफी में रहते हैं फॉर द कंट्रोवर्सीज व्हिच ही क्रिएट्स फॉर हिज कमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ सहयोग पोर्टल। तो अब हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन कौन से आर्टिकल के अंदर फाइल होती है गाइस? दैट इज आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करनी है तो आर्टिकल 32 रहता है, और अगर हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करनी है तो आर्टिकल इज 226, ठीक है। अब ये जो पिटीशन है, इट क्वेश्चंस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द टेक डाउन फ्रेमवर्क अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। तो ये जो सहयोग पोर्टल बनाया गया है इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो अगर कोई भी पोस्ट को देखते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट को, कोई कंपनी लगता अनलॉफुल है, तो वो सहयोग पोर्टल को यूज करते हुए जो भी इंटरमीडियरीज है, इंटरमीडियरीज मतलब ये ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, इनको टेक डाउन नोटिस भेजेंगे और उन्हें 3 या 4 घंटे के अंदर उस पोस्ट को टेक डाउन करना पड़ेगा। तो इस तरीके का सहयोग पोर्टल बनाया है और यहाँ पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है कुणाल कामरा ने, और ये साइट किया है कि भाई ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स का वॉयलेशन है, ठीक है। द केस इज शेड्यूल्ड बिफोर द डिवीजन बेंच। डिवीजन बेंच का मतलब होता है 2 जजेस की बेंच फॉर हियरिंग इन मार्च 2026, ठीक है। और कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर यह भी बोला कि इट इज अ वर्स्ट सिचुएशन इफ ऑर्डिनरी पुलिसमैन ऑर्डर्स कंटेंट टेक डाउन, ठीक है। ऑर्डिनरी पुलिसमैन को ही अगर आप इतनी ज्यादा पावर दे रहे हो तो वो बहुत ज्यादा खराब है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द केस बैकग्राउंड। अब इसके रिलेटेड हम जो पुराने जजमेंट्स है इसके ऊपर अगर कोई लीगल फ्रेमवर्क हो रखा है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो एक बहुत लैंडमार्क केस था, 2015 के अंदर जजमेंट आया था, ये सारी
सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो केस बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया है। अब सहयोग पोर्टल क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सहयोग पोर्टल इज अ गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सेंट्रलाइज कंटेंट टेक डाउन नोटिसेस सेंड टू द ऑनलाइन इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज है, दीज आर बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है। तो इनको एक सेफ हार्बर मिला हुआ है, मतलब ये है कि इनको गवर्नमेंट के हिसाब से तो चलना है, लेकिन एक सेफ हार्बर है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर आता है और वहां यहां पे कोई कंटेंट डाल देता है तो इनके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन सहयोग पोर्टल क्या कहता है कि अगर आपने टेक डाउन नोटिस को सीरियसली नहीं लिया और फटाफट उस कंटेंट को रिमूव नहीं किया तो आपका वो सेफ हार्बर भी हटा लिया जाएगा। अब ये सेफ हार्बर और ये सारी चीजें मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, ठीक है। इट कनेक्ट्स द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थ्रू अ सिंगल ऑटोमेटेड इंटरफेस। तो ये एक सिंगल ऑटोमेटेड इंटरफेस होगा जिसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज भी होगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्ट ऑर्डर दिए जाएंगे कि ये वाला जो कंटेंट है या फिर ये वाला जो पोस्ट है, कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी जा रहा है और उसे हटा दो, ठीक है। इट इज ऑपरेशनली लिंक्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ही इज श्री अमित शाह, और उसके बाद में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो ये दोनों कमिटीज या फिर एक मिनिस्ट्री और एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये दोनों इसको मिला के चलाते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है? टू इनेबल क्विक रिमूवल और डिसेबलिंग ऑफ अनलॉफुल ऑनलाइन कॉन्टेंट, ठीक है। तो कोई भी कंटेंट जो अनलॉफुल लग रहा है सरकार को या सरकारी ऑफिसर्स को, उसको फटाफट हटाया जाए। और इसके अंदर दिक्कत एक ये है कि जिस इंसान का कंटेंट रिमूव किया जा रहा है उसको अपील करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा का सीधा उसे हटा दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट भी जाता है। मतलब राइट टू बी हर्ड एक चीज होती है ना कि यार अगर मेरा कोई कंटेंट टेक डाउन किया जा रहा है तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने की, लेकिन सहयोग पोर्टल के अंदर इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग चैलेंज इन कोर्ट्स अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, पहले भी चैलेंज हुआ है, लेकिन कोर्ट्स ने इसको जनरली अपहेल्ड ही किया है। कहां पे चैलेंज हुआ था ये भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर प्रॉपर्ली बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सहयोग पोर्टल। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो इंटरमीडियरीज लाइक फेसबुक, यूट्यूब, एक्स या फिर इंस्टाग्राम इनको ऑर्डर देंगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट को या कंटेंट को आप टेक डाउन कर दो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद कामराज कोर लीगल आर्ग्यूमेंट। तो कुणाल कामरा ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया है? तो कामराज पिटिशन आर्ग्यूज दैट the सहयोग mechanism allows the government officers to determine whether the content is unlawful or not, ठीक है। तो पहले तो क्या होता था कि भाई सरकार जो है वो बहुत सारे रूल्स वगैरह फॉलो करती थी, काफी सारे रूल्स बने हुए, IT एक्ट के अंडर रूल्स है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, उसके अंदर भी बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है। उसके बाद में वी हैव अ फंडामेंटल राइट दैट इज 1918, ठीक है। ये भी अब फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें मिला हुआ, उसका भी ये वॉयलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये पहला कंसर्न तो इनका ये है कि ये जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये अलाउ करता है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा कंटेंट लॉफुल है और कौन सा अनलॉफुल है। अब किसी भी इंसान की आइडियोलॉजी कैसी भी हो सकती है यार, समझ रहे हो। तो वो अगर किसी इंसान को इतनी पावर दे दी जाए तो वो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इनेबल्स कंटेंट टेक डाउन विदाउट प्रायर नोटिस टू द क्रिएटर। तो कोई भी कंटेंट अगर टेक डाउन किया जाएगा तो जिसने वो कंटेंट क्रिएट किया है उसको कोई प्रायर नोटिस नहीं जाएगा। उसके बाद में डज नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग और अपील बिफोर द रिमूवल। तो अगर कोई भी कंटेंट रिमूव किया जा रहा है तो एटलीस्ट उस क्रिएटर से पूछो तो सही कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, मतलब एटलीस्ट हियर द अदर साइड। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब जिस भी इंसान के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है उसको जवाब देने का एक मौका तो मिलना चाहिए। तो दिस इज कुणाल कामराज कोर लीगल आर्गुमेंट। उसके बाद में अगला जो चीज है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पोर्टल है वो वायलेट करता है एक तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो मैंने आपको बताई दिया, और उसके अलावा प्रोसीजरल सेफगार्ड रिक्वायर्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ऑनलाइन स्पीच, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इन आवर कंट्री विच आर गिवन इन द IT एक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का एक कानून बना हुआ है, उसके अंदर काफी लंबा प्रोसीजर है, उसको ये पूरा का पूरा बाईपास कर रहा है, ठीक है। ये कुणाल कामरा का कोर लीगल आर्गुमेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग पैरेलल ब्लॉकिंग रिजीम आर्गुमेंट। तो इस सहयोग पोर्टल के अंदर एक पैरेलल ब्लॉकिंग रिजीम है, वो क्या है वो हम समझते हैं। तो पिटीशन क्लेम्स दैट सहयोग पोर्टल क्रिएट्स अ पैरेलल कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम दैट बाईपासेस द फॉर्मल लीगल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल है वो कहीं ना कहीं लॉ को फॉलो ना करते हुए अपने आप का एक पैरेलल रिजीम बना रहा है, ठीक है। तो ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कोर लीगल आर्गुमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो की एलिगेशंस क्या है? इट सर्कमवेंट्स द सेक्शन 69A ऑफ द
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो 69A जो सेक्शन है आईटी एक्ट का, ये कहीं ना कहीं वो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स या फिर वो प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश करता है जिसके थ्रू किसी कंटेंट को टेक डाउन कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 69A एंड द 2009 ब्लॉकिंग रूल्स प्रोवाइड डिटेल्ड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बिफोर ब्लॉकिंग अ कंटेंट। और यहाँ पे कुणाल कामरा ने कहा है कि ये पैरेलल ब्लॉकिंग रिजीम है वो बन रहा है अंडर द सहयोग पोर्टल, ये एग्जिस्टिंग लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। He argues that the Sahyog portal enables faster executive takedowns without those safeguards, ठीक है। तो ये जो सहयोग पोर्टल है वहां पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मतलब नॉर्मल आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या फिर उनसे नीचे वाले ऑफिसर्स भी एक्शन लेके इनके टेकडाउन्स वगैरह कर सकते हैं, विच इज नॉट गुड एज पर आवर फंडामेंटल राइट एंड गुड एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। सो दिस इज द पैरेलल ब्लॉकिंग रिजीम आर्ग्यूमेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द लॉज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। तो लॉज कौन कौन से है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो एक तो सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 है, ठीक है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू ब्लॉक द पब्लिक एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बट सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स शुड बी फॉलोड। और ये जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स है ये कहां लिखे हुए हैं? 2009 के ब्लॉकिंग रूल्स के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद में सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरमीडियरीज को एक सेफ हार्बर प्रोवाइड करवाता है। मतलब किसी कंटेंट क्रिएटर ने अगर कोई कंटेंट बना के मान लो ट्विटर जो एक्स बन गया है उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, या फिर यूट्यूब के ऊपर डाल दिया, तो ये जो इंटरमीडियरीज है यूट्यूब एक्स फेसबुक, दीज आर इंटरमीडियरीज एंड दे आर बीइंग गिवन अ प्रोटेक्शन ऑफ सेफ हार्बर। मतलब किसी कंटेंट क्रिएटर ने कुछ क्रिएट कर दिया तो इनकी कोई लायबिलिटी उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन 79 क्या कहता है? इंटरमीडियरीज मस्ट एक्ट व्हेन दे रिसीव लॉफुल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। और अगर ये नहीं करते इंटरमीडियरीज, अगर कोर्ट ऑर्डर्स और लॉफुल गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस को फॉलो नहीं करते तो सेफ हार्बर हटा दिया जाएगा, अदरवाइज सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन इनको मिलता रहेगा। उसके बाद में रूल 3 क्लॉज 1 क्लॉज डी ऑफ द आईटी रूल्स 2021, इसके अंदर क्या कहा गया था? रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज टू रिमूव द अनलॉफुल कंटेंट अपॉन द एक्चुअल नॉलेज थ्रू लीगल ऑर्डर्स, ठीक है। तो जैसे ही उनको नॉलेज मिले और लीगल ऑर्डर मिले तो दे कैन रिमूव द कंटेंट। ये सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज डी आईटी रूल्स 2021, ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लॉज है वो इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट के अंदर। द पिटीशन आर्ग्यूज दैट दीज प्रोविजंस आर बीइंग स्ट्रेच बियॉन्ड देयर इंटेंडेड स्कोप। तो पिटीशन के अंदर ये आर्ग्यू किया गया कि भाई जो इनका स्कोप था उससे ज्यादा इनको स्ट्रेच कर दिया गया। जनरली ये उन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए बने थे जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट थे, और अब ऐसा हो गया है कि शायद ऐसा हो सकता है जो चीज गवर्नमेंट को खराब लग रही है उसको भी ब्लॉक कर दिया जाए, और हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। सो दीज आर द लॉज इन्वॉल्वड इन द डिस्प्यूट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रीवियस लिटिगेशन ऑन सहयोग पोर्टल। पहले केस फाइल हुए हैं या नहीं हुए हैं? हाँ हुए हैं, ठीक है, काफी सारे केसेस फाइल हुए हैं। तो पहला है एक्स कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 का केस है जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस सहयोग पोर्टल फ्रेमवर्क को अपहेल्ड कर दिया था। उसके बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे जिसके अंदर ये बोला था कि द इंटरमीडियरीज कैन नॉट रिफ्यूज द ऑपरेशन इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन साइटिंग सेफ हार्बर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज का जो सपोर्ट सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं इन्होंने मना कर दिया। तो दिल्ली और कर्नाटका की हाईकोर्ट ने तो कहीं ना कहीं सहयोग पोर्टल को सपोर्ट ही किया, ठीक है। दीज रूलिंग्स फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग लिटिगेशन लैंडस्केप अराउंड द सहयोग पोर्टल। तो ये लंबा चलने वाला केस है, आपके क्लैट एग्जामिनेशन तक चलेगा या फिर ऐसा हो सकता है उसके आगे भी ये स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। अब पुराना सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट कौन सा है और रिलेटेड लॉज कौन से है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पिटीशन रिलाइज हेवीली ऑन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का केस लॉ है और बहुत लैंडमार्क केस है, ठीक है। 2015 के अंदर ये जजमेंट आया था जिसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था इस सेक्शन को, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है जो अनोयंस क्रिएट कर रहा है या फिर ग्रोसली ऑफेंसिव है या फिर मेनेंसिंग है, मेनेंसिंग का मतलब होता है खतरनाक। अब हाउ कैन यू डिफाइन दीज वर्ड्स यार? अनोयंस क्या होता है? हाउ कैन यू डिफाइन इट? हर इंसान के लिए अनोयंस एक अलग चीज है, ठीक है। और ग्रोसली ऑफेंसिव हो सकता है किसी चीज को कोई चीज बहुत अच्छी लगे, जैसे मान लो कि समवन इज कमेंटिंग
ऑन द भारतीय जनता पार्टी और द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और कोई इंसान कहीं ना कहीं कांग्रेस से रिलेट करता है या फिर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेट करता है तो उसको तो वो कंटेंट अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई राइटिस्ट आइडियोलॉजी का इंसान है उसको वो अनोइंग भी लग सकता है और ग्रॉसली ऑफेंसिव भी लग सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कि आर्टिकल 19(1)(a) ऐसी बात नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, That is a major question before the Bombay High Court in this particular petition। तो अगली जो चीज है कि ये जो श्रेया सिंघल वाला जजमेंट था इसके अंदर रीअफर्म्ड किया गया आर्टिकल 19(1)(a) को। अब देखते हैं सहयोग पोर्टल वाले केस के अंदर क्या होता है, ठीक है। इन द सेम केस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द सेक्शन 69A। तो सेक्शन 66A को तो हटा दिया क्योंकि इसके अंदर तो इस तरीके के वर्ड यूज थे, अनोयंस, ग्रोसली ऑफेंसिव या फिर मेनेंसिंग, जो खतरनाक होता है। मेनेंसिंग का मतलब है खतरनाक, ठीक है। अब किसी के लिए खतरनाक कोई चीज हो सकती है, किसी के लिए कोई और चीज खतरनाक हो सकती है, ठीक है। सपोज दैट आई से कि विराट कोहली प्लेड खतरनाक इनिंग्स, ठीक है, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वे में उसको यूज कर रहा हूँ। मेनेंसिंग कैसे यूज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्वेश्चन कर दिया और बोल दिया कि भाई इस सेक्शन को हटाओ, ये सेक्शन एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 69A, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, इसको हटाया नहीं था, ये आज भी एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट कंटेन्स अ स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स रिक्वायर रिटर्न रीजंस एंड रिव्यू मैकेनिज्म्स, ठीक है। सेक्शन 69A के अंदर ये लिखा हुआ था अगर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है तो रिटर्न रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि फटाफट ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद में रिव्यू मैकेनिज्म, मतलब सामने वाले के पास भी एक मौका होगा, जिसने कंटेंट बनाया उसके पास एक मौका होगा टू चैलेंज दैट पर्टिकुलर ब्लॉकिंग ऑर्डर। उसके बाद में restrictions must fit with the article 19 clause 2 grounds such as national security, public order and sovereignty। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है या सॉवरेनिटी के खिलाफ जा रहा है, तब तो उसे हटाया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई सिंपल कमेंट्री किया और आप उसको हटा दो तो इट इज अ रॉन्ग थिंग एंड इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a। तो दैट इज अ मेजर चैलेंज बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट कि एक तरफ तो सरकार की बात को भी मान के रखना और दूसरी तरफ हमें आर्टिकल 19(1)(a फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी ध्यान में रखना और उसके अलावा श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का जो लैंडमार्क जजमेंट था उसको भी कैटर करना है, ठीक है। तो दैट इज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। और लेटर ऑन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द की सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट के पास क्या क्या इश्यूज है, तो पहला इशू है वेदर सहयोग पोर्टल merely facilitates the lawful takedown notices or whether it is effectively creating a new censorship mechanism bypassing the safeguards, ठीक है, जो सेक्शन 69A के अंदर दिए हुए हैं, 19(1)(a कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं। तो कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये एक फैसिलिटेटिव प्रोसेस है या फिर बाईपास कर रहा है और एक नया सेंसरशिप मैकेनिज्म तो क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। द केस देयरफॉर रेजेस एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल question about balancing the digital governance with the freedom of speech and expression online, ठीक है। So that is the scenario or that is the case regarding Kunal Kamra versus Sahyog portal, ठीक है। Now the next topic is center has signed a deal with for frontier और नागालैंड ऑटोनोमस अथॉरिटी। तो नागालैंड के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ऐसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, वो स्टेट की कैपिटल से बहुत ज्यादा दूर है और उन्हें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर ध्यान नहीं मिल पाता, इस वजह से वो एक नया स्टेट मांग रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डील साइन करी है विद दीज 2 ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड है और एक ऑर्गेनाइजेशन था ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ये ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ऑन 5th of Feb 2026 tripartite agreement was being signed between the government of India, the government of Nagaland and the Eastern Nagaland People's Organization, जो कहीं ना कहीं एक फ्रंटियर नागालैंड नाम के सेपरेट स्टेट की मांग कर रहा था, ठीक है। द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ द फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, दैट इज FNTA, ठीक है। एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, ऑटोनोमस अथॉरिटी बनाई जाएगी विच विल टेक केयर ऑफ 6 ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, एक तरीके से स्टेट
विद इन अ स्टेट आप कह सकते हो, ठीक है। एक मिनी सेक्रेटेरिएट होगा, एक प्रॉपर ऑफिसर उसके, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर उसके अंडर अपॉइंटेड होगा, ठीक है। और ये उन स्टेट्स के डेवलपमेंट का ध्यान रखेगा, और जो फंड्स वगैरह का एलोकेशन है वो थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो एक अलग राज्य ना बना के, अलग स्टेट ना बना के, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डील साइन कर लिया कि वी विल क्रिएट अ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, FNTA, जिसके पास थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होगी, उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, और उसके अलावा उनका डेवलपमेंट भी हम मेक श्योर कर सकेंगे, और राज्य को या स्टेट को हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग FNTA। अब यहां पे देखिए, इट एम्स टू एड्रेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग रीजनल ग्रीवियंसेस through an autonomous administrative arrangement within Nagaland rather than creating a new state। तो जो रीजनल ग्रीवियंसेस थे ईस्टर्न नागालैंड के, ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इनके जो ग्रीवियंसेस थे, मैं अगली स्लाइड के अंदर प्रॉपर्ली इन्हें बताऊंगा, ठीक है। तो इनके ग्रीवियंसेस को बिना एक नया स्टेट बनाए केटर कर दिया गया, ठीक है, FNTA बना के। द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स अ नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट अचीव्ड थ्रू डायलॉग बिटवीन द सेंटर, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलता है, वाया डायलॉग हम हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसका एक जीता जागता एग्जांपल है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर नया एग्रीमेंट बना लिया, स्टेट विद इन अ स्टेट बना लिया, किसी राज्य को तोड़ना नहीं पड़ा, ठीक है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक रिगार्डिंग FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। अब टेरिटोरियल कवरेज ऑफ FNTA की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, ये नागालैंड का मैप है, ठीक है, ये नागालैंड का मैप है, और ये जो ऑरेंज कलर के अंदर हाईलाइटेड है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड, ठीक है। तो FNTA के अंदर टोटल 6 जिले आएंगे, 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो टोनसांग नाम है, एक मोन नाम का जिला है, किफिरे नाम का जिला है, एक लोंगलेंग नाम का जिला है, नोकलाक नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, और एक शामतोर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इनके एग्जैक्ट लोकेशन आप इस मैप से देख सकते हैं। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट, ठीक है। These districts form the eastern Nagaland region, which has historically raised concerns about underdevelopment and limited representation। तो इन जिलों ने historically मतलब हमेशा से, काफी समय से इस तरीके की मांगे उठाई है कि भाई ये अंडर डेवलप्ड है और इनका रिप्रेजेंटेशन इतना ज्यादा नहीं है, इनको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर फंड्स वगैरह नहीं देती है। तो इस तरीके की मांग लगातार उठती रही है, तो इस वजह से इन्होंने बोल दिया कि भाई हमें अलग से एक स्टेट ही बना दो, ठीक है। लेकिन केंद्र सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और नागालैंड की गवर्नमेंट है, वो ये नहीं चाहती थी। लेकिन इन लोगों की डिमांड्स है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग थी, उसको कैटर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। द मूवमेंट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी हैज बीन लेड बाय ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पूरा मूवमेंट है, पूरा आंदोलन है, या फिर पूरी की पूरी डील है, वो किसने करी है? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, जो 8 नागा ट्राइब्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इन 6 जिलों के अंदर रहती है, ठीक है। 8 ट्राइब्स है जो इन 6 जिलों के अंदर रहती है। इनको रिप्रेजेंट कौन करता है? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे एक टेरिटोरियल कवरेज की बात करें तो ये 6 जिले यहाँ पे आएंगे, दिस इज द ईस्टर्न नागालैंड रीजन, और ये 6 जिले इसके अंदर आते हैं। इनके नाम और इनका मैप यहाँ पे बना हुआ पड़ा है। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट, आई एम जस्ट सेटिंग असाइड, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस डिमांड। तो रेजिडेंट्स ऑफ ईस्टर्न नागालैंड हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट द रीजन सफर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट, मतलब वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है और इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन एरियाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पे डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ईस्टर्न नागालैंड की हमेशा से कंप्लेन रही थी कि वहां पे अंडर डेवलपमेंट है या स्लो डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट कैपिटल दैट इज कोहिमा। तो नागालैंड की जो स्टेट कैपिटल है वो कहीं ना कहीं यहाँ एस्टेब्लिश्ड है। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, ये चीज भी आप याद रख लेना, क्या पता पूछ ले, ठीक है। और ये जो जिले है ये इस स्टेट कैपिटल से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं। अब देखो इतना बड़ा स्टेट नहीं है नागालैंड, लेकिन पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाकों में ट्रेवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर इन लोगों को कोहिमा तक कोई बात पहुंचानी है तो वो पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। और यहाँ पे लिमिटेड लोकल डिसीजन मेकिंग पावर्स थी विच वर मेजर कंसर्न्स। तो एक तो स्टेट कैपिटल से जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, और उसके बाद में अगली जो चीज है कि ये अंडर डेवलपमेंट की कंप्लेंट्स भी लगातार करते रहते थे। अर्लियर द ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पूरे नेगोशिएशंस वगैरह किए विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट, ठीक है। ये अलग स्टेट की ही डिमांड कर रहे थे, नेम्ड फ्रंटियर नागालैंड, ठीक है।
फ्रंटियर नागालैंड नाम से ये एक अलग ही स्टेट मांग रहे थे कि भाई हमें इन जिलों के लिए एक अलग से स्टेट बना के दे दो, ठीक है। ओवर टाइम नेगोशिएशन शिफ्टेड टुवर्ड सीकिंग ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन द एग्जिस्टिंग स्टेट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे ये जो डिमांड्स और नेगोशिएशंस है वो कम होके आ गए कि हमें एक अलग से टेरिटोरियल अथॉरिटी बना के दे दो विद इन नागालैंड, ठीक है। सो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डिमांड। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड पावर्स। तो जो ये एफएनटीए बनेगा, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, स्टेट विद इन अ स्टेट, इट विल फंक्शन एज अ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ फंक्शनिंग विद पावर्स डिवॉल्व्ड अक्रॉस 46 एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स। तो देयर आर 3 लिस्ट अंडर द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो लिस्ट है दैट इज द यूनियन लिस्ट, जिसके ऊपर डिसीजंस कौन लेती है, यूनियन गवर्नमेंट लेती है। फिर स्टेट लिस्ट आती है जो स्टेट गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर होती है, और फाइनली कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर होती है, ठीक है। इनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस इज अ मेजर सब्जेक्ट, जबकि यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो करेंसी इज अ मेजर सब्जेक्ट, आर्मी इज अ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो एफएनटीए बनेगा, इनके पास टोटल 46 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेने की पावर रहेगी। इनमें मेजर कौन कौन से हैं, तो रीजनल प्लानिंग हो गया, गवर्नेंस हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, ये सब्जेक्ट्स इनको दे दिए गए हैं। और इसके अलावा इनके लिए एक मिनी सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अच्छे से मैनेज किया जा सके, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि ये जो मिनी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है जहां पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बैठेंगे, उसको हम फाइनेंस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो अमित शाह के अंडर जो मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने बोला कि हम इसको फाइनेंस करेंगे, इसकी बिल्डिंग का जो भी खर्चा आएगा वो हम एक बार के लिए देने को रेडी है। द सेक्रेटेरिएट विल बी हेडेड बाय अ सीनियर ऑफिसर और अ सीनियर आईएएस ऑफिसर ऑफ लेवल of additional chief secretary or principal secretary enabling faster decision making and implementation projects। तो ये principal secretary और additional chief secretary बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं और ये लोग इस एफएनटीए को हेड करेंगे, ठीक है। इस सेक्रेटेरिएट को ये लोग हेड करेंगे ताकि डिसीजंस और अच्छे से और फास्टर मैकेनिज्म के थ्रू लिए जा सके। बाकी जिला कलेक्टर वगैरह तो होते ही है, इनके ऊपर एक मिनी सेक्रेटेरिएट होगा इन जिलों के जिला कलेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। और ये हेड किया जाएगा बाय अ ऑफिसर हु इज ऑफ लेवल ऑफ आइदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। नाउ फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट फंडिंग। अब देखो बात तो कर ली कि एफएनटीए बना लेंगे और इस एरिया को हम डेवलप भी कर देंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा, उससे रिलेटेड चीजें इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई है। तो की फीचर ऑफ द एग्रीमेंट इज द प्रोविजन फॉर डेडिकेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द रीजन, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि भाई फाइनेंसेस कहां से आएंगे, तो दे विल रिसीव फिक्स्ड एनुअल डेवलपमेंट फंड्स इंश्योरिंग प्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इनको स्टेट गवर्नमेंट से भी फंड मिलेंगे और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको थोड़ी बहुत फंडिंग प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अलोकेशन ऑफ फंड्स विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हैज आल्सो एग्रीड टू प्रोवाइड इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनिशियल फाइनेंशियल सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। सो दीज आर द financial arrangement and the development funding. Now the next thing is protection of constitutional provisions. तो गाइस ये जो आर्टिकल 371 है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स को कुछ स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस मिले हुए हैं। जैसे इसके अंदर मोर और लेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तो बहुत ज्यादा पावर्स वगैरह मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, ठीक है। तो इन प्रोविजंस को प्रोटेक्ट किया गया है या नहीं किया गया इस एग्रीमेंट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए द एग्रीमेंट क्लियरली states that the FNTA arrangement will not affect the constitutional safeguards which are granted to Nagaland। तो नागालैंड को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस मिले हुए अंडर आर्टिकल 371 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 371 ए है, इट प्रोटेक्ट्स द नागा कस्टमरी लॉज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ओनरशिप ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 371 ए प्रोवाइड करवाता है नागालैंड को, और ये सारे के सारे मेंटेन्ड रहेंगे इवन विद द FNTA, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ठीक है। This ensures that the new administrative structure does not dilute the Nagaland's unique constitutional status। तो ये जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, ये नागालैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है उनको बिल्कुल भी वोलेट नहीं करेगा। ये मेक श्योर किया जाएगा बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्रॉपर्ली, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दिस इज रिगार्डिंग द
प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। अब फाइनल टॉपिक जो है आज के लेक्चर का, दैट इज सिग्निफिकेंस फॉर फेडरल गवर्नेंस। तो एफएनटीए रिप्रेजेंट्स अ मिडिल पाथ बिटवीन फुल स्टेटहुड एंड एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। मतलब पूरे स्टेट को आप तोड़ नहीं रहे हो, आप एक छोटी सी मिनी सेक्रेटरी, वो रीजन जो अंडर रिप्रेजेंटेड है या अंडर डेवलप्ड है उनको प्रॉपर्ली डेवलप किया जा सके। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर रीजनल एस्पायरेशंस आर एड्रेस्ड विदाउट अल्टरिंग द स्टेट बाउंड्रीज। तो जो भी रीजनल एस्पायरेशंस है किसी भी स्टेट के अंदर, अलग अलग एरियाज होते हैं ना, उनके जो रीजनल एस्पायरेशंस है उनको एड्रेस किया जा रहा है विदाउट अल्टरिंग द स्टेट बाउंड्रीज वाया दिस एफएनटीए। द सक्सेस ऑफ द अरेंजमेंट विल डिपेंड ऑन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द नागालैंड गवर्नमेंट एंड द रीजनल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखो अब वादा तो कर लिया है, चीज तो बना ली है, अब ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है, क्योंकि तीन पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। तो ये अगर मिलकर साथ में अच्छा काम करे तो पक्का ये सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज हो सकता है कोई और चीज भी आगे हमें देखने को मिल जाए। इफ इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली द एफएनटीए कुड बिकम अ मॉडल फॉर रिजॉल्विंग रीजनल ऑटोनॉमी डिमांड्स थ्रू अ नेगोशिएटेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। तो हो सकता है ऐसी डिमांड्स अगर आगे उठे किसी भी स्टेट के अंदर, और अगर एफएनटीए सक्सेसफुल रहा तो वी विल गेट अ वेरी गुड मॉडल फॉर कैटरिंग द रीजनल एस्पायरेशंस ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ सर्टेन स्टेट्स इन आवर कंट्री। हो सकता है आगे कोई एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उनको कैटर करने के लिए एफएनटीए एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन सकता है अगर इफेक्टिवली ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर व्हिच वाज द पार्ट 1 ऑफ Feb 2026 which in which we covered 4 topics of polity and governance। अगले लेक्चर के अंदर we will cover international relations। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन।